नमस्कार दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की सेकंड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। इफ़ अ वेक्टर फील्ड बी इज सॉलिनॉइडल देन विच ऑफ दीज इज ट्रू। देखिए आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा होगा। यू माइट हैव रेड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम विच स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, अगर कोई वेक्टर फंक्शन f है तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा, surface integral of normal component of any vector function taken over a closed surface S, it is equal to the volume integral of the divergence of that vector function f taken over a volume enclosed by the closed surface। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज फाई एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी। तो यानी कि ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। सो फॉर एनी वेक्टर फील्ड बी टू बी सॉलिनॉइडल, इसका क्या होना चाहिए? जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस जो है इसका वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेल डॉट बी अगर ज़ीरो है तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रल व्हील डेल डॉट बी डी वी भी आपका जीरो होगा, विच इम्प्लाइज कि जो आपका फाई एस बी डॉट डी एस है वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये तो लाइन इंटीग्रल तो ज़ीरो नहीं होगा, कर्ल भी ज़ीरो नहीं होगा, डाइवर्जेंस डेल डॉट बी डी वी होना चाहिए, तो फाई एस बी डॉट डी एस ज़ीरो होगा। और ये कब आपको पता चलेगा? जब आपको सरफेस इंटीग्रल का वो याद हो थ्योरम। इफ़ अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो डाइवर्जेंस वी निकालना है। आपको पता होगा हमें ये दिया है, मान लीजिए v है, तो v इज इक्वल टू वॉट? आपको क्या दिया है? 3xzi प्लस ट्वाइस एक्स वाई जे माइनस वाई जेड स्क्वायर के, यही तो दिया है ना आपको। तो यहाँ देखिए i हो गया, j हो गया, k हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास पता है कि जो डाइवर्जेंस v होता है दिस इज इक्वल टू डेल डॉट v। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? डेल 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 एक्स आई प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के। ठीक है, डॉट इसका डॉट क्या होगा? 3xz आई प्लस ट्वाइस एक्स वाई जे माइनस वाई जेड स्क्वायर के। अब इसमें आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ थ्राइस एक्स जेड प्लस डेल डेल वाई ऑफ ट्वाइस एक्स वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्राइस जेड, यही होगा ना, थ्राइस जेड होगा, और फिर इसके बाद प्लस ट्वाइस एक्स होगा एंड माइनस ट्वाइस वाई जेड होगा। तो यहाँ पे थ्राइस जेड प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई जेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज यूज्ड बाय स्टोक्स थ्योरम? डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन और ग्रेडियंट। पहले तो बताइए स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? जो स्टोक्स थ्योरम होती है, इट इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, दैट मींस डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए, ओके, डॉट डी एस इज इक्वल टू फाई सी ए डॉट डी एस। जो स्टोक्स थ्योरम होता है, इट इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए इनटू द लाइन ऑफ इंटीग्रल of the vector field A over the boundary C of that surface and vice versa. This is the theorem. The flux of the curl of a vector function A over any surface S of any shape is equal to the line integral of the vector field A over the boundary C of that surface. यही होगा ना। तो यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम है, जैसे ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी ऑपरेशन यूज होता है? कर्ल। ठीक है, फाई एल, यहाँ फाई सी ए डॉट डी एस नहीं होना चाहिए, फाई एल ए डॉट डी एल होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये बाउंड्री है, जैसे कोई बाउंड्री है, तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस ए एल होगा। ये क्या करता है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो यहाँ पे जो आपका डेल क्रॉस एफ है, ठीक है, ये जो डेल है आपका, ये होगा डेल डेल एक्स आई, ये होगा डेल डेल वाई जे, ये होगा डेल डेल जेड के। ठीक है, ये होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? कर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या करता है ये? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज आइडेंटिकली जीरो। ये तो देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि इफ़ अ वेक्टर फील्ड ए, अगर कोई वेक्टर फील्ड ए आपका सोलिनॉइडल है, इफ़ इट इज़ सोलिनॉइडल, तो इट इंडिकेट्स कि जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर फील्ड का वो ज़ीरो होगा। अगर वेक्टर फील्ड ए आपका इररोटेशनल है, इफ़ इट इज़ इररोटेशनल, ये इररोटेशनल है, तो इट रिप्रेजेंट्स की कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, ये ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इफ अ फील्ड ए इज स्केलर, अगर फील्ड ए आपका स्केलर है तो इसमें क्या होगा, डेल स्क्वायर ए जीरो होगा, ये एक लाप्लाशियन फंक्शन होगा, दिस विल बी अ लाप्लाशियन फंक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज क्या है इसमें कि डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल डॉट, अगर मैं दिखाऊं डेल डॉट डेल क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए कर्ल इज ऑलवेज जीरो। डेल क्रॉस डेल ए is equal to zero, curl of gradient is always zero, a field whose curl is zero is said to be irrotational। तो irrotational हम किसको बोलते हैं, जिसका कर्ल जीरो होता है। तो आंसर में क्या आएगा, अ फील्ड विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, अ फील्ड हुज कर्ल इज जीरो इज सेड टू बी रोटेशनल, ये ट्रू नहीं है। अ फील्ड विच हैज जीरो डाइवर्जेंस इज सेड टू बी सोलिनॉइडल, ये ट्रू है। द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज आइडेंटिकली जीरो, ये मैंने आपको बताया। द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज जीरो, मीन्स डेल क्रॉस डेल ए भी जीरो है। ठीक है, तो यानी कि सोलिनॉइडल में डाइवर्जेंस जीरो है, इररोटेशनल में कर्ल्स जीरो है, स्केलर में लाप्लाशियन जीरो है, और ये कुछ आइडेंटिटीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद स्टोक्स थ्योरम। ये तो मैंने बताया था, ये लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, ये तो आपको बताया था। ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम था कि इट कन्वर्ट्स अ लाइन इंटीग्रल टू अ सरफेस इंटीग्रल एंड इट यूजेस द कर्ल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टैटिक एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इट स्टेट्स दैट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ ए वेक्टर मींस फाई एस एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, तो इट स्टेट्स कि जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, एक वेक्टर के क्लोज सरफेस के थ्रू जितना भी फ्लक्स निकलता है, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में फंक्शन को शो करता है। सर्कुलेशन ऑफ ए, जबकि और जो स्टोक्स थ्योरम होता है ये क्या बताता है, सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड बाउंस्ड बाय द क्लोज लूप। ये तो था डाइवर्जेंस थ्योरम। कर्ल स्टोक्स थ्योरम क्या बताता है, फाई सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एंड डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल गॉसियन सर्फेसेस। At each point of the surface, D is always normal to the surface. D is sectionally constant over that part of the surface where D is normal, the surface is closed. Or fourth point, at each point of the surface, D is either normal or tangential to the surface. देखिए स्पेशल गॉसियन सरफेस क्या होता है। स्पेशल गॉसियन सरफेस, जैसे इसने बोला स्पेशल गॉसियन सरफेस, मैं SGF बोल रही हूँ। स्पेशल गॉसियन सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस D is always not normal to the surface, ये हमेशा is always not normal to the surface, ये हमेशा सरफेस पे नॉर्मल नहीं होते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जो आपका गॉसियन सरफेस होता है, इट इज़ एन आर्बिट्ररी क्लोज्ड सरफेस होता है इन एनी थ्री डायमेंशनल स्पेस थ्रू विच फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड, इसमें किसी भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स होता है, द ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल क्या है वैलिड गॉसियन सरफेसेस के, इट इंक्लूड्स द स्फेरिकल सरफेस, सिलेंडर, क्यूब, है ना।
तो सम सर्फेसेस के नॉट बी यूज एज गॉसियन सरफेस, कुछ सर्फेसेस को आप गॉसियन भी नहीं बोल सकते, जैसे डिस्क सर्फेसेस हैं, स्क्वायर सर्फेसेस हैं, तो इसीलिए स्पेशल गॉसियन सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सरफेस डी इज ऑलवेज नॉट नॉर्मल टू दिस सरफेस। एसेंशियल पॉइंट क्या होता है गॉसियन सरफेस का, कि इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस सो दैट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बी मेड बिटवीन द पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द सरफेस, जो कि वो पॉइंट्स जो कि सरफेस के अंदर हैं, एंड ऑन द सरफेस, और कुछ पॉइंट्स आउटसाइड द सरफेस। तो सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। गॉसियन सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी, जो गॉसियन सरफेस होता है एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी इज आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ये स्टेटमेंट फिर भी जो इसने बोला है कि विच इज रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट फोर्थ तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, द सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, सरफेस को उस पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है। सरफेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स दैट फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो इसने जो लिखा है एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी इज ऑलवेज नॉर्मल एंड कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये दोनों भी ठीक स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे नहीं रुकिए, एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, यही उसने बोला है कि the procedure for applying Gauss law to calculate the electric field involves first knowing whether the symmetry exists। पहले तो सिमेट्री हमें देखना पड़ेगा, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं। once symmetric charge distribution exists we can construct a mathematical closed surface, जिसको हम Gaussian surface बोलते हैं। surface is chosen such that D जो होता है वो या तो नॉर्मल हो, dn हो, और इसके या Gaussian surface के टेंजेंशियल हो। when D is normal to the surface, यानी कि d dot ds is equal to d ds because d is constant on the surface। d क्या है, constant on the surface है। when d is tangential to the surface, जब d टेंजेंशियल होगा सरफेस के तो d dot ds 0 होगा। thus we must choose a surface that has some symmetry exhibited by the charge distribution। तो यानी कि the surface must have a shape according to the symmetry of the source so that field is normal to the surface at each point and constant in magnitude। for a system of charges, Gaussian surface should not pass through any discrete charge। It is because of the electric field at the location of any charge is not well defined। The Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution। तो इसमें आप देखिए जो which of the following point is wrong, बाकी सारे statements इसके सही हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये wrong है। At each point of the surface, D is always normal to the surface। Special Gaussian surface at each point of the surface is always not normal। ये हमेशा normal संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप करके आइएगा, ठीक है। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।